हेलो एवरीवन, मेरा नेक्स्ट टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा अधिनियम बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। 1919 में बना, 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि मॉन्टेग जो थे भारत के राज सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसकी विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। नंबर 2, इसकी विशेषता क्या है? इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही थी। नंबर 3, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था। नंबर 4, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 5, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। नंबर 6, इसकी विशेषता क्या थी? इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त का स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया कि राज्य विधानसभा अपना स्वयं बजट बनाए। नंबर 10, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साथ ही इसमें साइमन कमीशन भी देखेंगे हम। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में एक नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। 7 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया था। आयोग के सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश ही थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोल में सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, इसमें पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड